Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग विधि प्रथम वर्ष LLB फर्स्ट ईयर के पेपर फैमिली लॉ फर्स्ट, हिंदू लॉ, पारिवारिक विधि, हिंदू विधि के टॉपिक सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग्स अर्थात धारा 23 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 23 कार्यवाहियों में अज्ञप्ति। जो कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जाएगी उसमें जो डिक्री वो देता है के बारे में यहाँ आज हम लोग समझेंगे। मैट्रिमोनियल रिलीफ हमने पिछले टॉपिक के अंतर्गत पढ़े। मैट्रिमोनियल रिलीफ से तात्पर्य था कि अगर मान लीजिए विवाह में या विवाह के पश्चात विवाह संबंधी कोई भी अड़चन पैदा होती है, विवाह में कोई दोष है या कुछ इस तरह का कुछ दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन हो गया कि वो अब साथ नहीं रह सकते, तो मैंने आपको सेक्शन 13 के अंतर्गत मैट्रिमोनियल रिलीफ डाइवोर्स टॉपिक पढ़ाया। पिछले लेक्चर्स में मैंने डाइवोर्स कंप्लीट किया। डाइवोर्स जो था वो वैवाहिक अनुतोष जो थे वो प्रदान करता है, अर्थात मैट्रिमोनियल रेमेडी या उपचार की बात करता है कि विवाह में अगर कोई किसी प्रकार की कोई गिल्टी उत्पन्न हो जाए या दोष उत्पन्न हो जाए, जैसे एडल्ट्री, क्रूरटी, अभित्यजन, इसके अलावा आपने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या वाइफ के लिए अतिरिक्त जो आधार थे वो सारे पढ़े कि अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है मैरिज से तो फिर पक्षकार जो है वो सेक्शन 13 में इसका रिलीफ ले सकते हैं। अब हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सेक्शन 23 की बात कर रही है डिक्री इन प्रोसीडिंग और बता रही है सेक्शन 13, तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब हम मैट्रिमोनियल रिलीफ सेक्शन 13 में लेने की बात करते हैं तो वो मिलेगा किन आधारों पे, जबकि डाइवोर्स के आधार उत्पन्न हो जाएंगे या कोई वो होगी समस्या उत्पन्न होगी, कोई गिल्टी होगी तो मिलेंगे। लेकिन सेक्शन 23 जो है वो मैट्रिमोनियल रिलीफ जो थे उन पर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, अर्थात सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग के अंतर्गत आप देखेंगे कि न्यायालय द्वारा इन कार्यवाहियों में इस अधिनियम के अधीन कोई भी डिक्री पारित कर दी जाएगी, लेकिन जो मैट्रिमोनियल रिलीफ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं या इन्हें जैसे कुछ बार्स टाइप जो चीजें हैं वो हम इन्हें कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ उपलब्ध होगा तो सेक्शन 23 फर्स्ट के अंतर्गत किसी भी उपबंध के होते हुए मैट्रिमोनियल रिलीफ की याचिका खारिज कर दी जाएगी न्यायालय द्वारा। इसलिए मैंने आपको पिछला ये बताया कि वहां आपने रेमेडीज देखी और अब रेमेडीज मिलेगी कैसे, वो इन रेस्ट्रिक्शंस के नहीं होने के बावजूद ये उस पर भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि अगर ऐसा होगा 23 में आप देखेंगे कि डिक्री पारित करने से पहले न्यायालय अपनी तसल्ली करेगा, ये सब चीजें वो देखेगा कि अगर ये नहीं है तो भी डिक्री पारित करेगा। इसलिए हम इन्हें इस आधार पे कि ये क्या कर रहे हैं, एक ऐसे उपबंध है जो वैवाहिक अनुतोष की याचिका को खारिज करवा सकते हैं, वे आधार आप सेक्शन 23 में पढ़ेंगे। तो हम सेक्शन 23 को स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 23 ये कहता है कि इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट whether defended or not if the court is satisfied that, अर्थात अगर न्यायालय अगर प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं की गई हो, न्यायालय अगर संतुष्ट नहीं है तो ए any of the grounds relief exist and the petitioner any of the grounds relief exist and the any of the grounds for granting relief exist and the petitioner except in cases where the relief is sought by him on the ground specified in subclause A, subclause B or subclause C of clause second of section 5 is not in any way of disability or the purpose of such relief, अर्थात अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई आधार विद्यमान है और
प्रार्थी उन मामलों को छोड़ के जिनके द्वारा सेक्शन 5 आप लोगों को याद होगा। सेक्शन 5 में कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके खंड सेकंड के उपखंड ए, बी और सी में विनिर्दिष्ट आधार पे अनुतोष चाहा गया है या अपने ही दोष से अनुतोष के प्रयोजन के लाभ या किसी रीति से उठा रहा हो। अर्थात सेक्शन 23 का फर्स्ट क्लोज ये कहता है ए कि अगर मान लीजिए सेक्शन 5 के क्लोज सेकंड क्लोज में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हम लोगों ने पढ़ा कि अगर पक्षकार इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वो विवाह और विवाह के बाद कॉन्सिक्वेंसेस समझने में असमर्थ है या फिर उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं या फिर उन्मत्तता या पागलपन के उसे दौरे पड़ते हैं, तो सेक्शन 23 ये कहना चाहता है कि अगर इस आधार पे कोई पक्षकार रिलीफ मांग रहा है, मैट्रिमोनियल रिलीफ मांग रहा है, तो न्यायालय डिक्री पारित करते समय यह देखेगा कि वो अपने ही किसी कमी का दोष तो लाभ नहीं उठा रहा है। अर्थात अगर मान लीजिए जो पिटिशनर जो याचिका लगा रहा है वो भी अनसाउंडनेस है, मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं है, तो फिर उसे इस आधार पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह क्लोज बी, वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटिशन is the ground specified in clause 1 of the section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or convened or at or contended the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty and अर्थात जहां याचिका के आधार स्पेसिफिक है और सेक्शन 13 के सब क्लोज फर्स्ट के खंड 6 में परिवादित कार्य या कार्यों में इस तरह सहायक नहीं रहा है, चुप नहीं रहा है, साइलेंट नहीं है, तो फिर याचिका का आधार क्रूरता है। वहां प्रार्थी ने क्रूरता को किसी तरह उसको उन्होंने क्षमा नहीं कर दिया है। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई पक्षकार अगर क्रूरटी ग्राउंड पे पिटीशन लगाता है, विवाह विच्छेद की कार्यवाही करना चाहता है। दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस में आपने ये देखा कि क्रूरटी के आधार पे उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलीफ मांगा था, डाइवोर्स की डिग्री मांगी थी। यहाँ पे संभावना लगती है कि प्रत्यर्थी वैवाहिक दुराचरण का दोषी है। अगर है तो फिर उसके अर्जीदार के पक्ष में डिग्री पास कर दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है, संशय से परे अगर ऐसा लगता है न्यायालय को पक्षकारों और साक्ष्य को सुनकर के कि क्रूरटी नहीं है या किसी पक्षकार द्वारा उसके इस अपराध को क्षम्य कर दिया गया, इट मीन्स कि क्रूरटी के बावजूद भी दोनों पक्षकार अगर साथ रहते रहे, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इस आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका, डाइवोर्स पिटीशन, विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये देखना कि आदमी जो पक्षकार आ रहा है वो स्वयं वैवाहिक दुराचरण या दुर्व्यवहार का दोषी नहीं हो। पिटीशन इज क्रूरटी, द पिटिशनर हैज नॉट इन एनी मैनर कंडेम्ड द क्रूरटी। अर्थात जो पिटीशन फाइल कर रहा है क्रूरटी के आधार पे, वैवाहिक दुराचार के आधार पे, कम से कम वो खुद भी इसमें सहभागी ना हो, वो खुद वैवाहिक दुराचरण या दुर्व्यवहार का दोषी ना हो। इसी तरह आपने जैसे पिछले एक क्लॉज में देखा कि दुर्व्यवहार के कारण, कि मान लीजिए पिटीशन लगाई उसने उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, लेकिन अगर अर्जीदार की क्रूरता, उपेक्षा या दुर्व्यवहार के कारण ही वो अनसाउंड हुआ है वो व्यक्ति, तो फिर उस क्रूरता का जो उसका प्रोवोकेशन था वो अर्जीदार द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे अर्जीदार की याचिका सफल नहीं हो पाएगी। इसी तरह बी का बी क्लॉज, when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or under influence। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पढ़ाते समय कि अगर मान लीजिए विवाह विच्छेद की याचिका पारस्परिक सहमति के आधार पे डाइवोर्स चाहा गया है, तो ये देखा जाएगा पक्षकारों द्वारा कि दूसरे पक्षकार की याचिका उसने फोर्स से, बल से या कपट से या फिर
एसएमएस असर द्वारा, जैसे कि अगर किसी को डरा धमका के या किसी को मारने की धमकी देकर के प्राप्त की गई है, तो उस पक्षकार को अपनी ही उस गलती का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय खारिज कर सकेगा। सी, द पिटीशन not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in collision with the respondent। अर्थात विवाह की अगर सेक्शन 11 के अधीन याचिका प्रस्तुत नहीं है, प्रत्यर्थी के साथ दुर्विसंधि करके पेश या अभियोजित नहीं की जा सकती। अगर सेक्शन 11 में आप लोगों ने वॉइड मैरिज पढ़ा कि शून्य विवाह, कि शून्य विवाह कब होगा कि जब एक पक्षकार के होते हुए वो मैरिज करते हैं, यानी कि बाइगेमी। और इसके अलावा आपने दो ग्राउंड पढ़े कि पक्षकारों के बीच में अगर विवाह जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सेपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत हुआ है, तो अगर इन आधारों के अधीन याचिका नहीं है तो प्रत्यर्थी के साथ अगर उसने कॉल्यूजन करके या दुर्विसंधि करके पेश या अभियोजित नहीं की जा रही है, ऐसा सिद्ध करना आवश्यक है। इसी तरह डी में there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding, अर्थात कार्यवाही संस्थित करने में कोई भी अनावश्यक या अनुचित विलंब नहीं हुआ है। जब मैंने सेक्शन 13 में डाइवोर्स की पढ़ाया था तो ये बताया कि इसके अंतर्गत याचिका पेश की जा सकेगी। तो बहुत सारे ग्राउंड्स में मैंने ये बताया कि जैसे ये पता चले कि पक्षकार विवाह के समय किसी अन्य से प्रेग्नेंट थी, तो जैसे ही पता लगा उसके बाद उन्होंने कोई भी उसमें याचिका पेश करने में डिले नहीं किया। दूसरा, उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं रही, अर्थात दोनों ने जानबूझ के अगर कोई इम्प्रॉपर डिले नहीं है या इंस्टीट्यूटिंग का प्रोसीडिंग करने में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार कर ली जाएगी, पिटीशन स्वीकार कर ली जाएगी, अन्यथा विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी जाएगी। इसी तरह ई कि देयर इज नो अदर लीगल ग्राउंड व्हाई रिलीफ शुड नॉट बी granted then and in such a case but not otherwise the court shall decree such relief accordingly। अर्थात ऐसा कोई अन्य वैध आधार नहीं है जिससे अनुतोष प्रदान न किया जाए, तो और ऐसे मामलों में अन्यथा ऐसा अनुतोष डिक्री प्रदान कर सकेगा। अर्थात न्यायालय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब प्रत्यर्थी या अर्जीदार विवाह विच्छेद की याचिका लगा रहे हैं तो न्यायालय यहाँ पे ये देखता है कि उसकी विवाह विच्छेद की याचिका केवल और केवल उसके खुद के व्यवहार के कारण केवल इस आधार पे सफल नहीं हो सकती कि वो खुद भी फॉल्ट में था। अगर जैसे कि अगर उसकी खुद की गलती है और उसकी खुद की गलती के कारण पक्षकार जो है सामने वाला जो है वो उसके कारण विवाह टूट रहा है, उसके कारण ऐसा हुआ है, वो रीजन बना है क्रूरटी का या अभिदयजन का या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, तो फिर उसे उसका लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 23 का बी क्लॉज कहता है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट it shall be the duty of the court in the first instance in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case to make every endeavor to bring about a reconciliation between the parties। अर्थात सबसे पहले किसी भी तरह का रिलीफ जब न्यायालय देता है तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि हर मामले के तथ्य और परिस्थितियों से रहते हुए क्या ऐसा संभव है कि दोनों पक्षकार साथ रह सकते हैं, क्या रिकंसिलिएशन की अगर जरा सी भी उनमें गुंजाइश लगती है वो साथ रह सकते हैं, तो फिर न्यायालय इस आधार पे इसका प्रयास करेगा। वो ये देखेगा कि अगर उनमें हल्की सी भी गुंजाइश है साथ रहने की तो फिर वो उनके बीच में जुडिशियल सेपरेशन की डाइवोर्स की डिक्री नहीं देगा। जैसे मीरा वर्सेस राजेंद्र कुमार एक केस मैंने आप लोगों को डाइवोर्स के टाइम बताया था, 1986 दिल्ली, मीरा वर्सेस राजेंद्र कुमार, 1986 दिल्ली 136। इसमें हस्बैंड ने दूसरा विवाह कर लिया तो वाइफ ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री प्राप्त कर ली, क्योंकि हस्बैंड जो है वो
न्यायालय की कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं रहा, लेकिन हस्बैंड ने ना तो डिक्री का पालन किया और ना ही वाइफ को जो है मेंटेनेंस दिया। कुछ समय पश्चात हस्बैंड ने क्या किया, जुडिशियल सेपरेशन की रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री का सेक्शन 9 की डिक्री का पालन नहीं हुआ, तो उसने इस आधार पे 1 वर्ष के पश्चात विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश कर दी। यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, उस याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि हस्बैंड को अपने ही दोष का लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे सेक्शन 13 में जो हम मैरिज मैट्रिमोनियल रिलीफ या रेमेडीज प्राप्त कर रहे हैं, उनपे सेक्शन 23 ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि न्यायालय पक्षकार जो है वो विवाह विच्छेद की डिक्री देते समय यह जरूर देखे या नोटिस करे या इसमें पता लगाए कि अगर कोई पक्षकार अपनी ही गलती का कोई फायदा उठा रहा है, अनुचित लाभ ले रहा है, तो विवाह विच्छेद की डिक्री जारी ना करे। Provided that nothing contained in this subsection shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause 2, 3rd, 4th, 5th, 6th or clause 7 of subsection 1 of section 13। अर्थात जो हम लोग 23rd फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ ऐसी कार्यवाहियों में वो लागू नहीं होगा जहां की रिलीफ सेक्शन 13 के सब सेक्शन फर्स्ट की क्लॉज 2nd, 3rd, 4th, 5th पे। यानी कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए जैसे किसी को कोई गंभीर बीमारी है और अपनी बीमारी का, उसकी जो बीमारी है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि उसके कारण अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है किसी पक्षकार में, ऑलरेडी वो मानसिक विकार से ग्रस्त है, या फिर उसने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, या फिर सफरिंग फ्रॉम ए विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल लेप्रोसी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इस आधार पे अगर कोई विवाह विच्छेद की याचिका लगाई गई है तो उसके बारे में सेक्शन 23 का 2nd क्लोज का प्रोविजन जो है वो ये कहता है प्रोविजो कि इस आधार पे अगर विवाह विच्छेद की याचिका लगाई गई है तो यहाँ पे विवाह इन आधारों में किसी आधार पे चाहा गया है तो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री जारी कर देगा। क्योंकि जो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो वापस से अपने धर्म को चेंज करके नहीं होगा, जिसे लेप्रोसी है या साउंडनेस ऑफ माइंड है तो वो मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस समझने में असमर्थ है, तो इस आधार पे, और वो अपने अनुचित फायदा उठा नहीं रहे, तो इस आधार पे उन्हें साथ रहने को भी बस नहीं कर सकते। एंड द लास्ट एंड थर्ड क्लॉज इज for the purpose of aiding the court in bringing about such reconciliation, the court may, if the parties so desire, or if the court thinks it just and proper so to do, adjourn the proceeding for a reasonable period not exceeding 15 days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the court. If the parties fail to name any person with directions to report to the court as to whether reconciliation can be and has been effected, and the court shall in disposing of the proceeding have due regard to the report। अर्थात ऐसा मेल मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के लिए यदि पक्षकार चाहे तो, या यदि न्यायालय को उचित लगे, न्याय संगत लगे, तो कार्यवाहियों को 15 दिन से अधिक वो अवधि के लिए स्थगित कर सकता है। इस मामले को पक्षकारों द्वारा किसी पक्षकार या न्यायालय द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्दिष्ट कर सकेगा कि वो न्यायालय को रिपोर्ट दे कि उनके बीच में मेल मिलाप संभव है क्या। इसका तात्पर्य ये है कि विवाह विच्छेद की याचिका किसी पक्षकार ने न्यायालय में लगाई, लेकिन फिर भी न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि अगर 1% भी गुंजाइश बचती है, अर्थात कोई फैमिली अगर बचने की कगार पे है, परिवार टूटने से बच जाएगा, तो फिर न्यायालय सर्वप्रथम इसी तरफ ध्यान दे और वो कार्यवाही का निपटारा करने से पहले इस लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट भी कर सकता है, नामित कर सकता है कि वो ये पता करके इस कार्यवाही की रिपोर्ट दे या इनके बारे में
ये आपस में साथ में रह सकते हैं क्या? In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing the decree shall give a copy thereof free of cost of each of the parties. अर्थात ऐसे प्रत्येक मामले में जहां विवाह का विघटन विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय प्रत्येक पक्षकार को उसकी एक कॉपी निःशुल्क देगी। रजनीश डॉक्टर वर्सेस सविता एंड अदर्स AIR 2003 राजस्थान 280। इस केस में क्या हुआ कि प्रत्येक पक्षकार, जो दोनों पक्षकार थे विवाह विच्छेद के, वो एक दूसरे के विरुद्ध क्रूरटी का आरोप लगा रहे थे और अभित्यजन का आरोप भी लगाया गया दोनों द्वारा। जब न्यायालय ने डिक्री को स्वीकार करने के लिए उसके पास कोई आधार उपलब्ध ही नहीं था, तो फिर न्यायालय ने ये देखा कि यह पता लगाना बहुत आवश्यक है कि दोनों के बीच में क्रूरटी और डिजर्शन का दोषी कौन है, क्योंकि तलाक की डिक्री जारी कर देना कि पक्षकार दोषी है या नहीं है, ये असंभव सा लगता है। अर्थात किसी भी केस में न्यायालय द्वारा डिक्री जारी करने से पूर्व कि अभित्यजन का या क्रूरटी का दोषी कौन है, कौन पक्षकार इसका दोषी है, कोई अनुचित फायदा तो नहीं उठा रहा, या फिर पक्षकार जो है अपनी ही गलती का फायदा, अपने ही गलती को तो नहीं छुपा रहे, इन तथ्यों को देख करके विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करेगा। ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रजनीश वर्सेस सविता केस में कहा गया। इसी तरह सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 591 केस, इसमें भी यही कहा गया कि जब वाइफ ने जो है डाइवोर्स की याचिका डिजर्शन के आधार पे पेश की गई, वाइफ ने आरोप लगाया कि विवाह के पश्चात दोनों पक्षकारों के बीच में कोई भी, वो दोनों आपस में साथ नहीं रहे। इसका उन्होंने उचित कारण कुछ नहीं बताया। साक्ष्य में उन्होंने कहा कि पत्नी जो है वो साथ रहने में आनाकानी करती थी, हस्बैंड द्वारा प्रतिपक्ष में यह कहा गया कि वो साथ नहीं रहना चाहती थी। यहां पे न्यायालय ने रिजर्शन के आधार पे विवाह विच्छेद की डिक्री दी, लेकिन वाइफ को इसका दोषी माना और यह कहा कि वाइफ जो है वो अभित्यजन की दोषी होगी। अर्थात यहाँ पे दोनों केस यह दर्शाते हैं कि जब न्यायालय विवाह विच्छेद, यहाँ सावित्री पांडे के केस में अभित्यजन का आरोप हस्बैंड पर वाइफ द्वारा लगाया गया, लेकिन जब मामले के तथ्यों के बारे में पता लगा और विवाह विच्छेद हुआ भी, डिक्री दी गई न्यायालय द्वारा, तो वाइफ जो है वो अभित्यजन की दोषी पाई गई। अर्थात कौन पक्षकार दोषी है इसका पता लगाना डिक्री से पूर्व न्यायालय का दायित्व है। वो ये पता लगा करके वो किसी भी पक्षकार को अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठाने दे सकता। सेक्शन 23A, a relief for respondent in divorce and other proceedings। विवाह विच्छेद या अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष। In any proceeding for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion, but also make a counter claim for any relief under this act on that ground, and if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground। अर्थात विवाह विच्छेद या जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रत्यर्थी प्रार्थी के साथ अगर एडल्ट्री करता है, क्रूरता करता है, जारक्रम करता है या अभित्यजन के आधार पर अनुतोष का विरोध कर सकेगा, बल्कि वह इस आधार पर अधिनियम के अधीन किसी भी रिलीफ का दावा भी कर सकता है, काउंटर क्लेम भी कर सकेगा
कि यदि प्रार्थी का जायक्रम क्रूरता या विदेजन सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुदेश देगा जिसका वह हकदार होता या होती, यदि इस आधार पर उसने अनुतोष की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की होती। अर्थात किसी भी पक्षकार को जो दूसरे पक्षकार पे आरोप लगा करके इस आधार पे एडल्ट्री, क्रूरटी या डिजर्शन के आधार पे, जो मैंने आपको पिछले केसेस में बताया कि अगर इस आधार पे उसको कोई अनुतोष मिलना होता तो न्यायालय इस आधार पे इस अधिनियम के अधीन उन्हें कोई अनुतोष दे सकेगा जिसका वह हकदार होता, या फिर हकदार कोई भी पक्षकार उनमें से हकदार होता, ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की होती तो न्यायालय रिलीफ भी दिला सकता है, अनुतोष भी प्रदान करेगा। जैसे कार्यवाही के दौरान अगर किसी ने ये डिमांड की कि उसको मेंटेनेंस भी चाहिए या फिर और भी चाहिए, वाद के हर्जे खर्चे भी चाहिए, तो इस तरह के रिलीफ वो उसमें न्यायालय में मांग सकता है। अगर उसने मांगे और वो प्रूव हो गए तो भी वो काउंटर क्लेम के आधार पर उसको अनुतोष प्रदान करवाए जाएंगे। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 23 एंड 23 ए रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग की जो कार्यवाहियों में अनुतोष प्रदान किए जाएंगे वो कोई पक्षकार मांगे तो वो उसको दिलाए जाएंगे। और सेक्शन 23 प्रोसीडिंग इन डिग्री की न्यायालय सिर्फ इन रेस्ट्रिक्शंस के तहत रहते हुए कि कोई भी पक्षकार जो है अपने ही फॉल्ट का लाभ तो नहीं उठा रहा, यह देखते हुए सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद की डिग्री जारी कर सकेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंटेनेंस एलिमनी जो है सेक्शन 24 और 25 पढ़ेंगे। मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, वादकालीन भरण पोषण कार्यवाहियों के खर्चे और परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस सेक्शन 24-25 को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।